हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम एक बोर्ड प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2024 का, ताकि तुमको इससे आइडिया लग सके कि इस साल किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे तुमको अटेम्प्ट करना है। और इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इन आरबीएसई बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो 2024 में कैसा पेपर आया था उसके अपन सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने पहले एमसीक्यूज आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है तुम्हारा? फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ड्रॉ ए पॉइंट चार्ज एज द रेडियस ऑफ सेंटर इज 5, और उसके अंदर जो फ्लक्स है वो कितना दे रखा है अपने को? वो 5 फ्लक्स दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस इज ट्रिपल्ड, उस जितनी रेडियस थी उसको अपन क्या कर रहे हैं? 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ट्रिपल्ड कर रहे हैं। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी, तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, और अपन ने डिस्कस भी किया था कि अगर किसी भी गॉसियन सरफेस है, मान लो ये गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? r है, और अपन ने इसको कितना कर दिया? अब 3r कर दिया, यानी कि थ्राइस कर दिया, इसका 3 टाइम्स कर दिया। तो एक चीज़ बताई थी मैंने तुमको कि गॉसियन सरफेस जो होता है ना, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। चाहे तुम उसको 5 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, कितना टाइम्स कर दो, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली शेप पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, कैसी शेप है उसी पे डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 0 होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा नहीं, 3 पाई नहीं होगा नहीं। पहले कितना था? 5 था, तो अभी भी कितना रहेगा तुम्हारा? 5 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका आंसर डी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, कितनी इंक्रीज कर दो, वो ओनली शेप पे डिपेंड करता है कि किस शेप का वो बनने वाला है। जैसे सर्कल है तो सर्कल बन जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यू था तुम्हारा। अब बोर्ड में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर से, तो हो सकता है तुमसे पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी पूछ ले, गो स्लो पूछ ले, सीधा सीधा डायपोल पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर कितनी होती है? डायरेक्ट पता है कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। ध्यान रखना, मैं इधर लिख भी देता हूँ, देखो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये किसकी होती है? एयर की होती है। अगर किसी मेटल की बात कर ले तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है तुम्हारा? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और वाटर का तो इन दो एबोनेट का भी मैंने लिखवा रखा है सबका। तो मेटल का बहुत बार पूछा जाता है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। तो एयर का कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ध्यान रखना इसका यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकेंड एमसीक्यू। इसके बाद में थर्ड क्या है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, पता ही है क्या होता है? ओम इनटू मीटर, पता है, बहुत बार पढ़ भी रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ओम होती है और रेजिस्टिविटी की ओम इनटू मीटर होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? R = ρl/A होता है, पता है तुमको। और यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूँ तो रो कितना आएगा अपना? यहाँ से अपना निकल के आएगा RA/L आएगा। यहाँ से यूनिट निकाल लो, R की यूनिट ओम होती है, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है तुम्हारा? ओम इनटू मीटर बचता है। तो कि सिंपल सी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम इनटू मीटर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड एमसीक्यू। ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल आते हैं, बस तुम एक बार ट्रेंड देख लो कि किस तरीका का क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे एमसीक्यू में। अब इस चैप्टर से यूनिट पूछ रहा है तो हो सकता है तुमसे इस बार डायमेंशन पूछ ले रेजिस्टिविटी की, या ओम की डायमेंशन पूछ ले, तो वो इसी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं है ना। ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपन ने अभी क्लास में डिस्कस किया ही था ऐसा क्वेश्चन। व्हीटस्टोन दे रखा है, और व्हीटस्टोन दे रखा है अपने को कौन सी कंडीशन में? बैलेंस्ड कंडीशन में। ध्यान रखना, किस में दे रखा है? बैलेंस्ड कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन का तुमको पता है कि जो तुम्हारा P/Q है वो इक्वल टू किसके होता है? R/S के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना। तो P क्या होता है तुम्हारा? ये वाला। Q क्या होता है? ये वाला। R ये होता है, S ये होता है। तो P तो, और बैलेंस कंडीशन में तुमको ये रेशियो इक्विवेलेंट होता है, तो पुट कर दो सीधा सीधा। P कितना है? 30,
आर कितना है 18 इक्वल टू क्यू कितना है 10 और एस तुमको क्या करना है फाइंड करना है। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको रिवर्स करोगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा 18/3 और 18/3 को कट करोगे तो कितना आएगा 6 ओम। रेजिस्टेंस है तो ओम यूनिट आएगी, तो ऑप्शन नंबर 6 ओम कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है, अब देख लो एक न्यूमेरिकल दे दिया, एक यूनिट पूछ लिया, तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल आ जाएगा तुम्हारे पास। कभी कभी ओम्स तो भी पूछ लेता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना तुम यहाँ से। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेट, ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तुम्हारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक पार्टिकल उसमें क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। ये अपना क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि और इसके परपेंडिकुलर मूव आ रहा है, यूनिफॉर्म है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा आ रहा है परपेंडिकुलर है, यानी कोई भी चार्ज है क्यों वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो बहुत अपन ने एक दो केस पढ़ रखे हैं शायद इसके। क्या होता है, मैं एक बार इधर लिखता हूँ, अगर अपना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है QVB sin थीटा, यही होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना बनेगा 90, अगर पैरेलल है तो थीटा कितना बनेगा 0। और एक केस और होता है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, जो 0 से और 90 के क्या होता है बिटवीन में होता है, ध्यान रखना इसका। तो जब थीटा इक्वल टू 90 होता है ना, थीटा इक्वल टू 90, तो पाथ कैसा होता है, पाथ विल बी सर्कुलर। पढ़ रखा है अपन, इसकी रेडियस भी फाइंड करी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करी थी, वो है। तो इसका पाथ कैसा होगा तुम्हारा सर्कुलर। थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसमें पाथ होता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, और थीटा इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा 0, और पूरा फोर्स 0 होता है तो दैट विल बी नो फोर्स ऑन द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब F इक्वल टू 0, इसका मतलब पार्टिकल जैसा आया था वैसा का वैसा ही निकल जाएगा, स्ट्रेट फॉल करेगा। तो 90 पे सर्कुलर करता है, स्ट्रेट लाइन करता है किस पे 0 पे, और अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो, मान लो 30 दे दिया, 40 दे दिया, 45 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इन दोनों का सुपर पोजिशन बताना है। तो इन दोनों का सुपर पोजिशन क्या होता है, ध्यान रखना, हेलिकल पाथ होता है। ध्यान रखना, हेलिकल पाथ जानते हो, स्प्रिंग में कुछ ऐसा 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 बनता जाता है, ध्यान रखना, ये हेलिकल पाथ होता है। तो ध्यान रखना, जब 0 से 90 के बीच में होता है तो स्ट्रेट लाइन का और सर्कुलर का सुपर पोजिशन होता है, और उससे क्या बनता है तुम्हारे पास हेलिकल पाथ होता है। अभी अपने को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर है 90 है, तो कैसा बनेगा सर्कुलरली बनेगा, तो सर्कुलर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ डन। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे कौन सी डिवाइस काम करती है, बहुत बार पढ़ भी रखा अपन ने, क्या है ट्रांसफार्मर। 2 कॉइल होती है, 2 कॉइल से एक कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो दूसरे में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, सिंपल क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताए रखा अपन ने E0 d∅/dt। देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर। पढ़ रखा है तुमने ये E0 d∅/dt, 8 चैप्टर से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो हो सकता है इस बार तुमसे मैक्सवेल इक्वेशन पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सवेल इक्वेशन ध्यान रखना 4 होती है, कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, डिस्प्ले। नाउ नेक्स्ट ये भी इजी है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव, कोई भी एक टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है नेगेटिव, देन द इमेज विल बी ऑलवेज फॉर्म। तो इमेज कैसी बनती है, तो बता रखा है जब भी एम मैग्निफिकेशन क्या होता है एम, वो तुम्हारा नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, तो तुम्हारी इमेज जो बनती है वो तो इन्वर्ट बनती है, ध्यान रखना क्या बनती है इन्वर्ट। ठीक है, और वर्चुअल बनती है।
कभी कभी न्यूमेरिकल में भी देखा होगा कि दे देते हैं कि इन्वर्ट और वर्चुअल बन रही है तो m क्या होता है, तो m की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर m पॉजिटिव है तो तुम्हारा इन्वर्ट की इरेक्ट बनती है और इरेक्ट के साथ साथ रियल बनती है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव दे रखा है तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये तुम्हारा ये आंसर होगा ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का मतलब जानते हो, दो लेंस होते हैं अपने, एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है पर बताया था। अब ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, तो माइक्रोस्कोप में क्या होगा देखो, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो एम नॉट है, एम ई है, तो उसका जो लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन आता है ना अपना एम का, वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है एम नॉट एम ई, यही पढ़ा है। इसके बाद दो केस होते हैं, तो देख लो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप का, किसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन कैसी होती है, तुमको पता है, बताया था मैंने तुमको, लाइट हो अपनी ट्यूबलाइट, वहाँ से कौन सी लाइट मिलती है, अनपोलराइज लाइट मिलती है यहाँ पर, है ना, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसी को ही पोलराइज किया जाता है, तभी तो अपने को पोलराइजेशन की नीड होती है। ठीक है, तो वहाँ से कौन सी लाइट मिलती है अपने को, अनपोलराइज लाइट मिलती है यहाँ से, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्या है, 12 चैप्टर से बोला कि एक एटम एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, उस मेटल से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है अपने को, 1.8 इलेक्ट्रॉन, कितनी दे रखी है, 1.8, तो बोल रहा है कि उसका क्या बताना है तुमको, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज कितना होता है। तो मैंने कट ऑफ वोल्टेज का तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एनर्जी की यूनिट होती है, तो किसके इक्विवेलेंट होगी, तुम्हारी एनर्जी की, एनर्जी तुमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.8, तो पुट कर दो, तो ई वी नॉट इक्वल टू कितना होगा, 1.8 ई वी, अब ई को नीचे ले, क्योंकि अपने को वी नॉट चाहिए, ई को नीचे ले जाओ, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ से 1.8 ई वी अपॉन में ई से ई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1.8 वोल्ट। क्या आंसर आएगा तुम्हारा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, अपन ने हाइपोथेसिस पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, यहाँ से लैम्डा निकाल लो, भाई अपने को क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है ना p, तो p की वैल्यू क्या आएगी, h/λ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, h/λ, सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी नोट्स में भी बहुत बार इसके लिए बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ एल्फा पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इम्पार्टेड, कब कितना मैक्सिमम डिग्री होता है, 0 डिग्री पे होता है, 180 पे तो वापस बैक हो जाता है वो। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा उसका, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, द वैल्यू ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द ब्रिंग, में डायरेक्ट बताया था तुमको, 10.2 वोल्ट होती है, ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना है इसको, तो 10.2 वोल्ट, बहुत बार पूछा भी जाता है, रिपीट भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट ऑफ मास नंबर, आइसोटोप्स कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट, बट मास नंबर क्या रहता है तुम्हारा, सेम रहता है वहाँ से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ऑफ द इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, 3 सेमीकंडक्टर बताए थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एक अपने जो जर्मेनियम सिलिकॉन प्योर होते हैं यहाँ से। अब ये पूछ रहा है इनऑर्गेनिक का पूछ रहा है, देखो CDS है ऑर्गेनिक होता है, एंथ्रासीन ये पॉलीमर होता है, और पॉलीमर ये भी पॉलीमर होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, तो बचा क्या तुम्हारे पास, जर्मेनियम को क्या बोलते हैं अपन, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारे MCQ थे, पिछली बार 15 MCQ आए थे, इस बार तुम्हारे 18 MCQ आ जाएंगे, तो वो देख लेना, बट आएंगे ऐसे ही, बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखो, द फीड लाइंस सिंगल लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली, बता रखा है, आती नॉर्मली निकलती है, आउटवर्ड ही निकलती है बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछ रहा तो नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड।
नीचे लिख भी रखा है आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ लेता तो क्या जाता, दैट विल बी इनवर्ड हो जाता है, क्या जाता, इनवर्ड। नेक्स्ट, द मैग्नेट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बता रखा है मोबिलिटी का फॉर्मूला VD अपॉन में E, ये तो बता रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से रेशियो क्या कहलाता है, मोबिलिटी कहलाता है, तो मोबिलिटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ए रेजिस्टेंस ऑफ हाई, जब अपन एमीटर बनाते हैं तो लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर बनाएंगे तो अपन हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये बता रखा है, डेफिनेशन है 5th चैप्टर से, डेफिनेशन देख लेना। I इक्वल टू क्या होता है, M/V, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म होती है, ध्यान रखना। द रेडियस, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बट माइनस प्लस का ध्यान रखना, कौन से मिरर के लिए पूछ रहा है ये, कॉनकेव। कॉनकेव की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो नेगेटिव में आती है, किस में आती है, फोकस लेंथ नेगेटिव में आती है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2, R 24 दे रखा है, तो इक्वल टू माइनस का 12, ये तुम्हारा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट बता रखा है, किसी एज से मुड़ना ऑब्स्टेकल का क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन, क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये तुमको अब बता रखे मैंने प्रोटॉन इसके लिए, अभी किसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वो होती है, कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो क्या, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा 12.27 अपॉन में √V। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 0.286 अपॉन में √V। ये सब एंगस्ट्रम में होती है, ध्यान रखना, तो किसी की भी पूछ सकता है। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 0.101 अपॉन में √V। लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, 0.202 अपॉन में V। और लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन होता है 30.87 अपॉन में √T। यहाँ T क्यों आया, क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल होता है, तो उसके लिए चार्ज किसको एनर्जी कैसे देते हैं अपन, टेम्परेचर, थ्रू द टेम्परेचर। तो ये किसके लिए पूछा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 12.23 अपॉन में, ये वाला ऑप्शन डन। नाउ नेक्स्ट, द हाइड्रोजन रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, तुमको पता है हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है, 0.529 n² अपॉन में Z, यही होती है। वो पूछ रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम में Z कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। और एंगस्ट्रम में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻10 और n²। n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, n की वैल्यू दे रखी है सेकेंड ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फाउंड। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक N टाइप होता है और एक P टाइप होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो गया। ड्रॉ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है
ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस Q इक्वल टू Q ग्रेटर देन जीरो। Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव। तो तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? आउटवर्ड, इस तरीके से। और सरफेस पूछ रहा है तो इस पर क्या बना देंगे अपन? एक सरफेस बना देंगे, ठीक है। तो वो एक बना दो बना कितने बना सकते हैं? तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा और तुमने बना भी रखा है अपने नोट्स के अंदर, वो वाली बात है। नेक्स्ट क्या है? ओम्स लॉ का कर्व पूछ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V और किस में होता है? I में होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डन, ये हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? जो अगर उनको अपन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस तो होते हैं बट बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप्स फीबल मैग्नेटिज्म। फीबल का मतलब थोड़ा कम करते इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है, ठीक है। सच सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम द वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वीकर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, बहुत स्लाइटली स्लो जाते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डायमैग्नेटिक की, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक में भी कुछ ऐसा होता है। और फेरोमैग्नेटिक में बहुत स्ट्रांगली मूव करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में से आयरन वगैरह होते हैं वो, तो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्या है? वाई सेल्फ इंडक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। इलेक्ट्रिक इनर्शिया क्यों कहते हैं किसको? सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? जब कोयल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आती है। तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो फर्स्ट टाइम ऐसी होती है, सेकंड टाइम ऐसे होती है। तो एक दूसरे की को क्या करते हैं? ये अपोज करती है एक दूसरे को। क्या करती है? अपोज। और अपोज कर रही है मतलब वहाँ पर इंडक्शन हो रहा है तो वो इंडक्शन उस करंट का क्या करता है? अपोज करता है। और सीधी सी बात है, अपोज कौन करता है? डेली लाइफ में मोशन को वो सॉरी अपोज कौन करता है? वो करता है इनर्शिया। सीधी सी बात है। तो अगर इनर्शिया मोशन को अपोज कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो इंडक्शन का होता है, उसके अंदर अपोज कौन करेगा? सेल्फ इंडक्शन। इसीलिए सेल्फ इंडक्शन को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं, ध्यान रखना। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल प्रॉपरली virtue and the with the test the maintain the magnetic flux linked with the oppose करेगा any change in the flux by the inducing current। तो ये अपोज करता है उस करंट के जो इंड्यूस हो रही है। द कॉइल एनालॉज बाय मैकेनिकल इनर्शिया, दैट्स वाई द, और बता दिया मैंने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? मैकेनिकल इनर्शिया कहते हैं यहाँ से। डिपेंड। नेक्स्ट क्या है? कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स में बताया जा फेज डिफरेंस, जिनका फेज डिफरेंस, फ्रिक्वेंसी सब कुछ क्या होती है? सेम होती है। उनके क्या करते हैं पर? सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज हैविंग द कांस्टेंट फेज नॉन द कोहेरेंट सोर्स। ध्यान रखना। किसी राइट द डेफिनेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड। ऐसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक ऐसी उससे नीचे की लेवल, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से फोटोइलेक्ट्रिक अकर नहीं होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, उसे अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड बोलते हैं। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी द डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किसी भी आइसोलेटेड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको कितनी मिनिमम एनर्जी दे, उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। हेलो, आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, तो E इक्वल टू कितना होता है तुम्हारे पास? mc²। ये पढ़ ही रखा है तुम लोगों ने यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये तुम्हारे शॉर्ट टाइप थे, है ना, ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 3 कैपेसिटेंस ठीक है। 3 कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द देयर इक्विवेलेंट। अब बताओ, ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा है तुमसे और वो भी 1.5 मार्क्स का, तो न्यूमेरिकल की इतनी टेंशन मत लेना। आरबीसी में न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस ही पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब तुमको किस में कनेक्ट कर दिया? ये सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया है। और पैरेलल में क्या होता है तुमको पता है? सी इक्विवेलेंट वो होता है तुम्हारा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 6 को 3 बार ऐड करना है, तो 6 + 6 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइक्रोफेरेड।
दैट विल बी द आंसर ऑफ द सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द। तुमको पता है ईएमएफ क्या होता है? किसी भी सर्किट में, ये सर्किट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, करंट, सीधी सी बात है करंट फ्लो होगी यहाँ से, और करंट फ्लो होती है इधर से, यहाँ से आई करंट, तो सीधी सी बात है चार्ज फ्लो होगा। तो उस चार्ज को एक पूरे साइकिल में घुमाने के लिए किया गया वर्क डन, उस चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने में जितना भी वर्क डन होता है वो तुम्हारा ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू W/Q। इस चार्ज पे कितना तुमने वर्क डन किया है, उसी वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है और ये मैंने एनोड कैथोड बना रखे हैं और ये अपना एक बना रखा है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव मान लेते, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है। तो बाहर से करंट जो होती है ना, बाहर से वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की डायरेक्शन। जो इनसाइड में जो है, अब सीधी सी बात है, जो यहाँ आएगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव उसके अंदर डायरेक्शन रहती है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है कि इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होती है, तो ध्यान रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाहर क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगी अपोजिट में, तो इसके लिए जितना रेजिस्टेंस लेंगे ना अपन इंटरनली, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ध्यान रखना, CID/AT पे, CID/AT पे, मतलब कंसंट्रेशन पे और करंट पे और डिस्टेंस ऑफ द कैथोड एनोड, यहाँ से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और T टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारा EMF होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टू प्रॉपर्टी है, दैट विल बी नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्लोज करो बनाती है, विच स्टार्ट फ्रॉम द एन पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे क्या करती है? खत्म करती है। द लाइन्स फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, क्यों नहीं करती है? इफ दे डू शो, ऐसा करती है वो, तो मीन द दे डू टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? 2, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, विच इज नो इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है? द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू सो दे मीन द टू डायरेक्शन, वो सेम ही हो गया। तो ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी अपन ने लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, क्लोज करो बनाती है, बना दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वो निकलती है, तो ये सारी चीज़ें तुम बता सकते हो इसके यहाँ से, ठीक है। जनरेटर का डायग्राम देख लेना, डायग्राम पूछा जाता है, ध्यान रखना बहुत बार, तो ये तो तुम एक बार प्रैक्टिस करना, सिंपल कुछ नहीं है, 2 पोल्स लेना है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक कॉइल लेनी है, और कॉइल के यहाँ पर तुमको 2 ब्रश लगाने, एक B1 और एक B2 कम्यूटेटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक S1 लगा होता है, एक S2 लगा होता है, और यहाँ पर अपन ने सर्किट कनेक्ट कर देंगे। ये तुम्हारा सिंपल डायग्राम है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। बस ये तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा सिंपल सा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे सिंपल तो इजीली बन जाएगा, इसी को दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से, ठीक है। जनरेटर का ध्यान रखना, अब ऐसे डायग्राम तो किसी का ही पूछ सकता है, ध्यान रखना। डायग्राम की प्रैक्टिस मैंने तुमको बहुत बार बताया भी है, रे ऑप्टिक्स के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के तुमको डायग्राम आने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग वायर, 5 मीटर का है, यानी कि लेंथ कितनी दे रखी तुमको? 5 मीटर, लिख लो पहले ही, ठीक है। सिचुएटेड इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये लो लिख लिया। आगे परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इतना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो BH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स। तो मैंने बता रखा है, कोई भी रोड अगर मूव करती है वेलोसिटी से तो इसका कितना इंड्यूस्ड होता है? BLV,
बी तुमको पता है, एल तुमको पता है, वी तुमको पता है, वैल्यू पुट करी, सॉल्व हुआ, डेट नंबर मिल गया। इतना इजी न्यूमेरिकल है, बस तुमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी इजी है। पता नहीं आरबीसी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, थोड़ा सा तो लेवल अपग्रेड करना रहता है इनको। अब बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव आती, कौन कौन सा वो आता है, वेव्स आती है। तो मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी, गडी XUV इन माय रेंज, ये लाइन बताई थी। G फॉर गामा रे, X फॉर एक्सरे, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल, IN फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव और R फॉर रेडियो वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा तीनों, कोई सी भी तीन के नाम लिखने हैं इसके अंदर, कोई भी तीन रेडिएशंस के नाम बताने होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टेलीस्कोप से। एक टेलीस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन 9 है, M दे रखा है 9। ठीक है, एंड जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो 100 सेंटीमीटर है, और वो कितनी अपने को 100 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी रखी है, तो बोल रहा है कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस लगाए हैं ना, उनकी कितनी फोकल लेंथ होगी, ये पूछ रहा है। तो तुमको पता है M इक्वल टू कितना होता है, F0 प्लस FE, पढ़ भी रखा है तुम लोगों ने। ठीक है, और F0 प्लस FE है, तो F0 की वैल्यू क्या है, अब M दे रखा तुमको 9, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 9FE हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9FE। और तुमको पता है लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है तुम्हारा L इक्वल टू F0 प्लस FE, और F0 इक्वल टू कितना 9FE, तो पुट कर दो, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 9FE प्लस FE। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 10FE, और ये 100 तुमको दे रखा है कितना, सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो ये भी सेंटीमीटर में, तो 10FE हो जाएगा। ये नीचे जाएगा इधर, तो FE की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 10 सेंटीमीटर। अगर FE की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ से इस FE की वैल्यू को यहाँ पुट करो इस जगह, तो F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 9, और FE की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 पुट कर दिया, तो F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 90 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आईपीस की फोकल लेंथ आ जाएगी, और ये तुम्हारी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल वही मैं पहले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल तुम्हारे फॉर्मूला बेस ही आएंगे, ध्यान रखना, तो फॉर्मूले याद रखा करो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं पहले बोल रहा था आप फॉर्मूला बेस आते हैं, फॉर्मूले तुमको याद होंगे तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस था सिंपल, बस वैल्यू तुमको पुट करनी आनी चाहिए थी बस यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, डेराइव द स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन लाइट ऑफ हाइगेन वेव थ्योरी। इस हाइगेन वेव थ्योरी के लिए तुमको क्या करना है, स्नेल लॉ प्रूव करना है। स्नेल लॉ क्या होता है तुम्हारे पास, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या होता है म्यू, एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो यही तुमको क्या करना है, प्रूव करना है इसको। यहाँ से कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, अपने को एक वेव फ्रंट लेना होता है, डायग्राम में तुमको ढंग से दिखा दूँ। ठीक है, ये वेव फ्रंट एक इंसिडेंट, और ये तुम्हारे पास इंसिडेंट वेव आ रही है इधर से, और इस वेव फ्रंट से तुम्हारे पास, ठीक है, और ये अपन एक वेव फ्रंट डाला है जो कि इंसिडेंट इन एंगल पे कितना होगा तुम्हारे पास आई होगा यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से रे निकलेगी तो इस पॉइंट से क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हुआ। और ये तुमको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन करके देता है कि वो डेंसर मीडियम है या फिर रेयर मीडियम है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, तो अगर बाई चांस डेंसर टू रेयर जा रहा है, कोई भी डेंसर टू
रेयर मीडियम में, तो जो लाइट होती है तुम्हारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो तुम्हारी क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अब इन्होंने ये ऐसे कर रखा है, तो आई पे इंसिडेंट हुआ, आर पे इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस लाइन का कहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक आर्क डालते हैं, एक आर्क काटते हैं, एक कितनी डिस्टेंस का, जो भी तुम्हारे पास स्पीड की होगी, जैसे स्पीड तुम्हारी क्या होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई टी, यही होता है। तो यहाँ से तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, d इक्वल टू वी इंटू टी। इस वी टी डिस्टेंस का क्या करते हैं अपन, आर्क कट करते हैं, कहाँ से, इस वाले सी पॉइंट से। तो जहाँ पर ये आर्क कट करेगा वहीं अपने को इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ये तुम्हारा एक नया वेव फ्रंट मिलेगा, जिसको तुम क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोलोगे। क्या बोलोगे, अब तुमको कुछ नहीं करना, ये आई पे इंसिडेंट हुआ था और आर पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से तो तुमको क्या मिल जाएगा, साइन आई, और साइन तुमको पता ही है, साइन आई कैसे निकालते हो तुम लोग, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये तुम्हारा 90 है, 90 के सामने वाला क्या आता है, हाइपोटेनियस, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो भी तुमको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर वो निकाल के आ जाओगे यहाँ से। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो एक रेशियो आएगा तुम्हारे पास वेलोसिटी का v2 बाई v1 का, और तुमको पता है इनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो ये तुम्हारा एक स्नेल लॉ प्रूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्नेल लॉ होता है। तो इधर रखना, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसके, एक रिफ्लेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है और एक रिफ्रैक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशन आते हैं, पिछली बार रिफ्लेक्शन वाला आया था, तो हो सकता है इस बार देख लेना कौन सा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन करना है अपने को। क्या डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, इंटरफेरेंस हो कोई भी दो लाइट होती है, अगर एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है, एक ही एंगल पे आके, ये अपना कोई E1 वेव है और ये अपनी E2 वेव है, वो अगर एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है तो आफ्टर द सुपरपोजिशन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कहीं पर मैक्सिमम मिलता है और कहीं पर मिनिमम मिलता है, कहीं पर मैक्सिमम मिलेगा और कहीं पर मिनिमम मिलेगा। लाइट का इसी फिनोमेनन को तुम क्या बोलते हो, इंटरफेरेंस बोलते हो। जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2। ये तुम्हारा सिंपल सा क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। ठीक है, तो कोई भी दो वेव अगर आकर सुपरपोज करती है किसी भी एक पॉइंट पर, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो कहीं पर उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और कहीं पर मिनिमम होगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। उसी फिनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बोलते हैं यहाँ से। ठीक है ना, उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पहले तो ये ध्यान रखना, जो पोलराइजेशन होता है ना, ये लाइट का ट्रांसवर्स नेचर एक्सप्लेन करता है। कौन सा नेचर एक्सप्लेन करता है, ट्रांसवर्स नेचर करता है। ठीक है, और पोलराइज लाइट को, सॉरी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी अनपोलराइज लाइट है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, अपन पोलराइज। जैसे सन से कोई लाइट आती है, सन से लाइट अभी भी अपन ने पढ़ा था, सन से लाइट अनपोलराइज आती है, इसके बाद में अपन उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, पोलराइज लाइट। तो यही फिनोमिनन क्या कहलाता है तुम्हारा, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कहलाता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइट का कौन सा नेचर एक्सप्लेन करता है, ये ट्रांसवर्स नेचर एक्सप्लेन करता है। और बताया किसने था, ये एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने बताया था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये तुम्हारे 90, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, एक कंपोनेंट तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तुम्हारी दोनों डेफिनेशन है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की और पोलराइजेशन ऑफ लाइट की यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, वो भी 11 चैप्टर से। ठीक है, कौन सा है, देखो, ए वॉट ऑफ बल्ब
एक 20 वोट का बल्ब है, पावर दे रखी है अपने को कितने की, 20 वोट की, ठीक है। और वो फोटोन इमिट कर रहा है कितना, कितना इमिट फोटोन कर रहा है, 5 × 10⁹ इतने फोटोन क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है पर सेकंड के अंदर। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो एनर्जी तो अपने को पता है P = क्या होता है, NE होता है, ये मैंने बता भी रखा फॉर्मूला, P = NE। यहाँ से तुमसे फोटोन पावर दे रखी है, ठीक है, पावर तुमको कितनी, 20 वोट्स, ठीक है। इसके बाद में n तुमको फाइंड करना है और एनर्जी तुमको कितनी दे रखी है, 10⁹ दे रखी है यहाँ से। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, n × E की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁹ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, इसको नीचे लेके जाओ तो हो जाएगा 20/5 और इनटू में मैं पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो 9 हो गया। इसको कट आउट करो तो क्या आंसर बचेगा तुम्हारे पास, n = 4 × 10⁻⁹ ये नंबर्स ऑफ क्या मिलेंगे तुमको यहाँ पर, फोटोन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है और ये भी 1.5 मार्क्स का इजीली देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर क्वांटाइज होती है किसकी, एनर्जी की, तो n इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसमें चलता रहता है ये कंटिन्यूसली यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन बोर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एक डी ब्रोगली ने, एक बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे, कौन कौन से, एक तो दिया था अपने पास kZe² r² = m²/r, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स है वो बैलेंस होता है किसके थ्रू, उस बैलेंस होता है किसके थ्रू, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन बोर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटाइजेशन बाय द डी ब्रोगली, ठीक है। तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है, mvr = nh/2π, यही होता है कि जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि mvr = nh/2π। इसी को प्रूव करना था अपने को यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे करोगे, अब पहले तुमको डी ब्रोगली का स्टेटमेंट समझना होगा। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द विच कंटेन्स द इंटीग्रल नंबर ऑफ द डी ब्रोगली स्टैंडिंग वेव। इसने कहा था कि जो स्टैंडिंग वेव होती है कुछ ऐसी बनती है और ये क्या करती है, इनका एक वेवलेंथ होता है, ठीक है, और वो वेवलेंथ होता है ना, जो भी इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा होगी, वो इस सरकमफेरेंस का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr सर्कल की इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि n टाइम्स होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालते हैं अपन तो 2πr = कितना हो गया यहाँ से, तो और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्डा = कितना होता है, h/p, p क्या होता है, मोमेंटम, तो h/में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ, इसको लैम्डा की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दूँ किस पे, n लैम्डा के पास में, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2πr = n और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, h/mv, ये पुट करना, ठीक है। और क्या था उसका मोमेंटम, mvr = nh/2π, तो ये r को तो यही रहने दे रहे हैं, m को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m × v और r यहीं पर आ गया, और ये जो 2π इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो nh/में कितना हो जाएगा, 2π। तो इसी तरीके से बोर ने क्या किया था, डी ब्रोगली ने क्या किया था, बोर के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो वापस वही रिजल्ट निकल के आएगा अपना, mvr = nh/में कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बताइए, जहाँ नाभिक न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं वहाँ पर उसको अपन फिजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन रेफर्स टू द स्प्लिटिंग एन एटॉमिक न्यूक्लियस, जो भी बड़ा न्यूक्लियस होगा वो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, उसको अपन न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और बहुत सारे लाइटर न्यूक्लियस है वो ऐड होकर एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्सिमम उसको अपन बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो ये सिंपल सा तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16,
डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑफ एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन है, या फिर अगर ये नहीं होता है तो गॉस लॉ बताना अपने को, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो अगर इक्वेटोरियल की बात करते हैं अपन, तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा, ये तुम्हारा माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इससे ये डिस्टेंस है अपनी कितनी होती है, अगर ये डायपोल को अपने हाफ में कन्वर्ट किया है आर में, तो ये डिस्टेंस जाएगी अपनी कितनी, r² प्लस a², और इसका कितना होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ अपन ने कंपोनेंट ब्रेक कर रखे हैं, एक का इस तरफ और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक यहाँ होता है E2 sin थीटा और नीचे होता है तुम्हारे पास E1 sin थीटा। इस तरफ क्या होता है E2 cos थीटा और नीचे होता है यहाँ पर तुम्हारा E1 sin थीटा। 4 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड होती है। E कितना होगा, E इसका पॉइंट पे चारों का एडिशन होगा, कितना होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, फिर प्लस E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। ये चारों को अपन ऐड कर लिया। अब निकालना क्या अपने को, एक और चीज ध्यान रखना, E2 sin थीटा ऊपर वाली डायरेक्शन में है, E1 sin थीटा नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो दोनों के ही साइन, या तो अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव ले रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक साइन में पहले हटा के चल रहा हूँ, इस वाली चीज़ की जगह अपन क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक ऊपर की डायरेक्शन में लाइन कर रहा है, एक नीचे वाली डायरेक्शन में लाइन कर रहा है। तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपने को, E1 और E2 की। तो E1 क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, KQ अपॉन में कितना होता है r²। ये अपन लिख भी रखा होगा, इधर ये लिख रखा प्लस Q के लिए, ये पूरा K हो गया, Q अपॉन में r²। अब R कितना है यहाँ पर, ये री वैल्यू, स्क्वायर से पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में r² प्लस में a²। ये हो जाएगा तुम्हारे पास E1 की वैल्यू। क्या सेम वैल्यू E2 की रहेगी, क्योंकि सेम ही तो है, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ है। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, हो जाएगा KQ अपॉन में r² प्लस a², यानी कि दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, और ये लिख भी रखा है यहाँ पर। ये लिख भी रखा है। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से क्या रहेगा तुम्हारा, E1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, E2 के। ये तुम्हारी E1 की वैल्यू कितनी रहेगी, KQ1 अपॉन में r², और E2 की वैल्यू क्या रहेगी, KQ2 अपॉन में r²। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी सेम। तो यहाँ से इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर दो वैल्यू इक्विवेलेंट हो गई तुम्हारे पास, यहाँ पर ये E1 और E2 की इक्विवेलेंट हो गया, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी क्या पुट कर दूंगा मैं, E1 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा माइनस, और E2 की जगह क्या पुट कर दूंगा, E1 sin थीटा। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों को क्या हो जाएंगे ऐड, और दोनों ऐड हो गए तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, तुम्हारे पास ये चीज़ निकल के आएगी, क्या, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों को ऐड किया तो कितना मिला अपने को मिला यहाँ से 2 E1 cos थीटा, दोनों को ऐड कर लिया अपन ने, तो ये मिलेगा अपने का इसको और इसको, तो कितना मिलेगा 2 E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू कितनी थी, KQ अपॉन में r² प्लस a², और cos थीटा अपन उस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार ट्राइंगल देखो दोबारा, इस वाले ट्राइंगल से cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, बेस है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा क्या होता है, cos होता है बेस, बेस कितना है तुम्हारा a, और हाइपोटेनस कितना है r² प्लस a² के, और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। करो पुट इसके अंदर, तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, वैल्यू आ रही है a अपॉन में r² प्लस a² की पावर हाफ। तुमने पढ़ा होगा ये दोनों ये बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, और पावर ऐड हो गई तो यहाँ से इधर देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू 2KQA अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा r²
प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। और डायपोल तुमको पता है कितना होता है, Q इंटू 2A, तो ये रहा मेरा Q और ये रहा मेरा 2A, इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा P, तो मेरे पास एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी अपनी, वो निकल के आएगी E इक्वल टू के पी अपॉन में, और नीचे आएगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक कंडीशन लगती है डायपोल में, आर ग्रेटर किससे हो ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाती है 0 के, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो गई 0, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा तुम्हारे पास कितना, वो निकल के आएगा तुम्हारे पास E इक्वल टू के पी अपॉन में, और सिंपल क्या बच रहा था तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन। अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव को डिफरेंट साइड में लेते हो तो माइनस का साइन भी वहाँ पर आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, अब ये हो गया देखो यहाँ से डायपोल। अगर इस बार पिछली बार इक्वेटोरियल गया तो हो सकता है इस बार तुम्हारे पास एक्सियल की पूछ ले, डायपोल पे टॉर्क पूछ ले, तो उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर रहना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, उसके लिए अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सीट होती है, उसके दोनों तरफ चार्ज होता है, तो दोनों तरफ फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे होती है, एक में इस तरफ रहेगी और एक में इस तरफ रहेगी, तो दोनों ही तरफ क्या बनता है, इस पे गॉसियन सरफेस बनता है। 3 सरफेस ले रहे हैं अपन, एक S1, एक S2 और एक S3, 3 सरफेस लिए अपन ने, ठीक है। और तीनों सरफेस पे क्या है अपना, तीनों सरफेस पे क्या है, गॉस लॉ क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं क्लोज सरफेस हटाऊँ तीनों के लिए ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट में आ जाएगा E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। अब 3 बार क्यों लिखा मैंने, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए और एक S3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस तरफ है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस तरफ है तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 0। इसका मतलब ये सेकंड वाला जो 90 होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी एलिमिनेट, और cos 0 cos 1 होता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2E इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 2E बाहर निकाल लेते हैं अपन, मैंने बताया था गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं अपन, तो अंदर क्या बचेगा ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं ds को पूरा इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या निकल के आएगा अपने पास निकल के आएगा 2ES टोटल एरिया इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे लेके जाओ तो यहाँ से E की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बाई A क्या होता है तुम्हारे पास, Q बाई A होता है तुम्हारे पास Q बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है तुम्हारे पास, सिग्मा क्या होती है क्या होती है सिग्मा होता है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा अपॉन में ये Q बाई S जो होगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सिग्मा बन जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। डन, सिंपल है, ये करा रखे तुम लोगों को।
नेक्स्ट क्या है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग द टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग, और उसके लिए डायग्राम भी बनाना है। और एक तुम्हारे लिए पूछ रहा है कि बायो सावर्ट के लिए एक्सियल पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो अगर अपन एक्सियल पॉइंट की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो एक सर्कुलर रिंग लिए, यहाँ डीएल और दो एलिमेंट लिए, एक तुम्हारा इनवार्ड रहेगा, एक तुम्हारा आउटवार्ड रहेगा, और ये तुम्हारा इस वाले पॉइंट से यहाँ एंगल कितने बन रहे हैं, फाई। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रूल की तरह अपन डायरेक्शन दिखाएंगे तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई, ये भी क्या बनेगा, फाई। तो यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, जिधर एंगल बनता है उधर कोस फाई आ गया, जिधर नहीं बनता उधर साइन फाई आ गया यहाँ पर। तो कोस और कोस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो किसकी वजह से रहेगी तुम्हारे पास, वो डी बी साइन फाई की वजह से रहेगी। किसकी वजह से रहेगी, डी बी साइन फाई की वजह से रहेगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। ये तुम्हारे डी बी म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन में, और ये बायो सावर्ट लो होता है, थीटा 90 होता है तो 90 पुट कर दो, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल अपॉन में एरिया का स्क्वायर हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मैं बताया था अभी कि डी बी की वजह से मिलती इंटेंसिटी, तो डी बी साइन फाई कर दिया। अब डी बी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो ये अपन ने डी बी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, कर दे पुट, तो कर दो। तो ये तो मैंने डी बी की वैल्यू पुट कर दी, बचा क्या, साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू ट्राइंगल से निकालते हैं, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ए अपॉन में जो तुम्हारी डिस्टेंस ले रखी है, और वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एस। यहाँ ए या बाई एस कर दिया। ठीक है, एस को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्यूब बन जाएगा। तो सारे के सारे कांस्टेंट है ओनली डीएल के अलावा, तो डीएल कांस्टेंट नहीं है, तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही तो होती है लेंथ, तो कितना हो जाता है, 2 पाई ए हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहाँ से ए से ए मल्टीप्लाई हो गया, पाई से पाई रिड्यूस हो गया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, हमारे पास बच गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एस स्क्वायर। कई बुक्स में ए को अपन ने आर ले रखा है, एस को अपन ने एक्स ले रखा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, अब एस की वैल्यू अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगती है, वही वाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिया, इस एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पुट कर दिया, तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, और एस की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने एस की जगह पुट कर दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तुम्हारा एक इंटेंसिटी होती है किसकी वजह से, एक सर्कुलर रिंग की तरह। ठीक है, एक्सिस पर। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ फॉर्मूले को, नोट्स में अपना एक्स की टर्म में लिखा हुआ है, तो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होता है, 3/2। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर वायरिंग का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता भी है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर। एक वायर है, और पैरेलल वायर है, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये मैं पहले लिख देता हूँ, लिख के चलता हूँ इसको ताकि तुमको याद रहे। ठीक है, ठीक है,
तो म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई आर होगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर के लिए लिखूँ तो बी मेरा कितना होगा म्यू नॉट आई, इसके अंदर करंट कौन सी जा रही है I1, और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके लिए लिखूँगा तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और इसकी जो करंट है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 2 हो जाएगी। तो जहाँ 1 है वो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पर 2 है वो हमारे सेकंड वायर का है, और दोनों क्या लगाएंगे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, ठीक है। तो अपने पास एक कंडक्टिंग वायर पे कितना फोर्स होता है ILB, एक 1-2 ले लेता हूँ मैं, और एक तुम्हारे पास F21 ले लेता हूँ मैं। तो F21 कितना होगा IL, एक 1-2 पे फोर्स लगा रहा है, एक 2-1 पे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि सेकेंड वायर पे अपन करंट निकालते हैं, इस वाला फोर्स इस पे फोर्स लगाएगा तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अपन करते हैं I इक्वल टू, इस पे लग रहा है तो I2 करंट है, इसका लेंथ एलिमेंट कितना हो जाएगा L2 ले लेता हूँ मैं, और मैग्नेटिक फील्ड कौन लगा रहा है फोर्स, ये वाला वायर, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा F12 इक्वल टू आएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, ये निकल के आएगा। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ये F21, इसका कितना निकल के आएगा I1 कौन से वायर पे लगा रहे हो 1 वाले पे लगा रहे हो तो I1 करंट आ जाएगी, कौन लगा रहे हैं लेंथ पे L1, और B1 तुम्हारा क्या हो जाएगा B2 तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो सोल्व लिखो उसको, टोटल फोर्स क्या निकलेगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। तो इनडायरेक्टली दोनों ही फोर्स क्या निकले अपने इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों ही फोर्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे वायर पे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स एक्टिंग द CD, जो भी इसके अंदर अपन डायरेक्शन ले रहे हैं सिमिलर एंड द इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट ऑन द वायर AB ऑफ द CD, दस व्हेन द टू ऑफ वायर्स आर द सेम डायरेक्शन फोर्सेज बिटवीन द देम द अट्रैक्टिव फैक्टर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा। यहाँ पर किसको लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। इस पे बायोसावर्ट्स के अलावा एक एम्पेयर का रूल है, तो बायोसावर्ट की जगह एम्पेयर भी आ सकता है, ये गैलोनोमीटर आ सकता है। तो मैक्सिमम चांस है कि एमीटर ही ज़्यादा रिपीट होता है, सॉरी एम्पेयर लॉ ही ज़्यादा रिपीट होता है यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर एंड द, ये तुम कर सकते हो आराम से। बैंड थ्योरी में उनका बैंड डायग्राम जरूर बताना, ध्यान रखना। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, दो इनका बैंड गैप बहुत कम होता है, ये तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर्स, जिनमें बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये तुम्हारे इंसुलेटर होते हैं, और जिनमें बैंड गैप कंडक्टर से तो कम होता है, कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। ध्यान, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंडक्टर से ज़्यादा होगा बट इंसुलेटर से थोड़ा कम होगा, उसको ऊपर बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसी बैंड थ्योरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सब बैंड तुम डायग्राम बनाओगे तो इसको तुम इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। फुल वेव इनपुट सिग्नल दे रहे हैं अपन, और यहाँ पर अपन ने कोई वाई डिवाइस लगवाई है और पूरे को क्या कर दिया अपन ने, रेक्टिफाई कर दिया पूरी वेव को। तो फुल वेव, पूरी वेव को कौन रेक्टिफाई करता है, तो वो करता है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। कौन करता है, फुल वेव रेक्टिफायर, वो एक्सप्लेन करता है इस पूरे को यहाँ से, ठीक है। और फुल वेव, तो यहाँ पर अपने को तो वाई का नाम बताना है, पहले बताना है द डिवाइस ऑफ नेम वाई। तो वाई का नेम क्या होगा तुम्हारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर। गिवन डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग एंड मैकेनिज्म, उसको फिर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने को, ठीक है। तो ये तुम्हारे को
एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाले वेन डायग्राम बनाने हैं तुमको यहाँ से। मेटल यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर, ये वेन डायग्राम तुमको एक्सप्लेन करके आना है। मेटल्स आर द सब्सटेंस न्यूट्रली फाउंड बिलो द अर्थ, द कंडक्टर्स ऑफ द मेटल्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द विच द बैलेंस एंड पेलेटिबिलिटी। यहाँ पर ये इनका जो बैंड गैप होता है, ये यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर में क्या होता है, ये बैंड गैप ज़्यादा होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और इसमें कंडक्टर से तो कम ज़्यादा होगा बट इंसुलेटर से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं, ध्यान रखना, जो कि तुमको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हो यहाँ से। ठीक है, इसमें जितनी भी मेटल्स आती है वो हो गई है, और इसके अंदर तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, हमारी वुड हो गई, वो सारे के सारे तुम्हारे पास हो गया। ठीक है, तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, वाई का नाम मैंने बता दिया था, क्या होता है उसका, था फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा था, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये डायग्राम था, ये दो कॉइल लगी होती है इसके अंदर, कौन सा है, ट्रांसफार्मर है ये। तो यहाँ का फ्लक्स लिंक होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉजिटिव सिंबल आएगा और एक नेगेटिव सिंबल आएगा। जब पॉजिटिव रहता है तो ये डायोड कौन से बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, यानी कि पहली बार में ये वाला डायोड वर्क करता है, फिर सेकंड बार में ये वाला डायोड वर्क करता है। तो दो साइकिल मिलते हैं अपने को, एक मिलता है अपना हाफ साइकिल, एक मिलती है अपने को सेकेंड फुल साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। पहले साइकिल में ये काम करता है, ये क्लोज रहता है, दूसरे सेकंड में ये क्लोज रहता है और ये काम करता है, तभी पूरी वेव को क्या कर पाते हैं, ये इजीली आराम से क्या कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तुम्हारा वेव ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया उन्होंने यहाँ से। ये इसका वेव डायग्राम, इनपुट दिया था अपन ने, ये इनपुट दिया था और ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज, और ये तुम्हारा पूरा, ये एक वर्किंग D1 की है, एक D2 की है, फिर वापस D1 फिर D2। बताया था दो साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, एक में D1 काम करेगा और D2 ऑफ रहेगा, एक में D1 ऑफ रहेगा और D2 काम करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में अपने को पॉजिटिव साइकिल इमिट होकर चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों को ही एक्सप्लेन करके लिखना है कि पहले D1 काम करेगा, फिर D2 ऑफ रहेगा, फिर D1 ऑफ रहेगा, फिर D2 काम करेगा। तो उससे अपने को एक पूरा का पूरा एफिशिएंसी, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 81.4% होती है, ध्यान रखना, किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि लगभग 100% में से ये 81.4% को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर का है, और ये आता रहता है एग्जाम में, तो एक बार ध्यान से देखना, इसको ढंग से देख लेना यहाँ से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव पीक वैल्यू ऑफ IMS इज √2 टाइम्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर। डेरिवेशन पूछ ली तुमसे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ रहा है, अल्टरनेटिव न्यूमेरिकल दे दिया, ये अपन सोल्व कर लेंगे अभी। और इसके ऑब्जेक्टिव में क्या दे रखा है, प्रूव द एवरेज पावर सप्लाइड द इंडक्टर। इंडक्टर है, इंडक्टर में पावर कितनी होती है, 0, यानी कि पावर की डेरिवेशन करके पूरा सोल्व करना है। और LCR के लिए तुमको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पहला क्या था, एवरेज, आप लोग क्या निकाला था, √2 टाइम्स होता है रूट मीन स्क्वायर का। तो सिंपल है, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, IRMS। कैसे निकालेंगे, इधर स्क्वायर कर दिया रूट का तो, और ऊपर कितना हो जाएगा, I² dt, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगता है t, और ये 0 से लेकर कहाँ तक कर दिया, t तक। I की इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होती है, I0 sin ωt। पुट कर दो इसके अंदर, ये पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, I0 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा को क्या कैसे चेंज करते हो, इसको चेंज करते हो तुम 1 - cos 2 ωt/2। ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चेंज किया है, इसको अलग अलग लिख दिया इसे। पहले यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, dt, तो 2 को तो बाहर ले लिया पहले से ही, यहाँ 2 आएगा, उसको 2 को अपन ने बाहर ले लिया।
ठीक है, 2 को बाहर ले लूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, dt को अंदर मल्टीप्लाई करो तो dt माइनस इसको सिर्फ तो कॉस 2 ओमेगा कितना हो जाएगा t इंटू डी टी। तो dt का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाता है t, और साइन कॉस का कितना हो गया cos 2 ओमेगा t का साइन 2 ओमेगा अपॉन में 2 ओमेगा हो गया। लिमिट पुट करते हैं पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, इसमें करेंगे t, तो यहाँ t पुट करते टी सी टी कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 ओमेगा, यहाँ साइन 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है 0, बचता क्या तुम्हारे पास t, तो टी सी टी तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या तुम्हारे पास बचता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, इधर स्क्वायर चल रहा है, इसका रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा आई नॉट अपॉन में रूट, तो ये तुम्हारी वैल्यू होती है यहाँ पर। नाउ डन। न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल में तुमको पावर निकालनी थी किसकी, फेज तुमको दे रखा था इंडक्टर का, क्या दे रखा था देखो, पावर का फॉर्मूला ये होता है, तुमको पता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, ठीक है, ये तुमको वैल्यू गिवन थी, cos π/3 गिवन था, सोल्व किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 से ही 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 400, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 का मतलब 60, 2 से कैंसिल होगा कितना बचेगा 200, ठीक है। नेक्स्ट क्या था तुम्हारे पास, पावर कैसे निकालते हैं, तो ये तुम्हारे पास पावर तुम्हारी क्या होती है v इक्वल्स टू आई वी इंटू आई, वी की इक्वेशन ये होती है, आई की इक्वेशन ये होती है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया तुम्हारे पास वी नोट आई नोट अपॉन में 2, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यहाँ पर ने 2 साइन बी का फॉर्मूला लगाया तो अपने पास ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाता है साइन 2 थीटा, ये बन गया। तो ये तुम्हारे पास कौन सी पावर निकल गई, इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सी पावर निकालनी है अपने को, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर किसकी, इंडक्टर की बात कर रहा है ये, तो इंडक्टर के लिए इसका अपन रेशियो निकालेंगे, तो इसका एवरेज पर कितना था 0, तो पी एवरेज कितनी आ गई तुम्हारी 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पी इक्वल टू क्या होता है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, वहाँ पर कितना होता है इंडक्टर के लिए फाई इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है, π/2 को यहाँ पुट करो तो पी की वैल्यू कितनी है cos π/2 कितना होता है 0, पी पावर वैल्यू, ये भी कर सकते थे तुम डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट तुमको सब कुछ गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है, सब गिवन है, तो यहाँ से ये तुम्हारा दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन बन गई, और रेजोनेंस कंडीशन में जेड किसके इक्विवेलेंट होता है आर के, तो सीधा सीधा जो आर की वैल्यू है वही तुम्हारा क्या आ जाएगा सिंपल आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यूवीएफ में रिलेशन पूछ रहा है किसी भी एक मौसम के लिए, तो पता ही यूवीएफ के लिए तुमको, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ रहा है डिफाइन लेटरल शिफ्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके लिए हो गया, ठीक है। तुमको डायग्राम तो पता ही है इसका, ये वाला, ये यहाँ से अपन दो ट्राइंगल लेते हैं, पहले ट्राइंगल लिया अपन ने ए बी सी और ए डेस बी, ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा तुमको यहाँ से, तो ए डेस बी डेस है, ये तुम्हारा ए बी सी, ये वाला एक ये ले लिया इन्होंने, एक ले लिया इन्होंने ए डेस बी डेस सी, ए डेस बी डेस सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया यहाँ से, तो ये दोनों कॉमन एंगल है, तो जब दोनों ट्राइंगल इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है इक्विवेलेंट होता है, तो ये पुट कर दिया इन्होंने यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से सी बी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी बी को लिख दिया सी पी माइनस बी डेस पी, तो सी बी क्या है तुम्हारा, सी पी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तुम्हारी रेडियस ऑफ करेगा, और कॉनकेव मिरर ले रखा है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यू तुम्हारी इधर ही बनेगी सब कुछ, तो ये तुम्हारा ये बन गया, तो यहाँ से अपन ने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ठीक है। फिर सेकेंड ट्राइंगल लिया अपन ने ये वाला, सेकेंड ट्राइंगल में तुम्हारा बी डेस पी अपॉन में बी पी के इक्वल आ गया, और बी डेस पी किसके इक्वल है माइनस वी के, और बी पी किसके इक्वल है बी पी तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो माइनस यू के इक्विवेलेंट है, तो वो वैल्यू पुट कर, दोनों को इक्विवेलेंट कर दो,
और दोनों को इक्विवेलेंट किया तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसको अपन ने, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को यू वी आर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और जैसे यू वी आर से डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल है, दो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में वो दोनों को क्या पुट कर देना है, इक्वल पुट कर देना। इक्वल पुट कर दे क्या निकल के आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक पेपर ने पूछी थी इसने TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? कोई भी एक मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर है और ये तुम्हारा रेयर है, और यहाँ से लाइट डाली, ये तुम्हारा आई है, तो यहाँ से डाली डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। फिर अपन ने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया तो ये लाइट रे कहाँ से ली गई, खुद ऐसे ली गई। फिर अपन ने इंसिडेंट एंगल और बढ़ाया तो ये लाइट रे थोड़े, और एक टाइम में ये वाला एंगल कितना डिग्री बन जाता है, 90। इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल एंगल। तो लाइट का ऐसा फिनोमेना, जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम टू कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो वहाँ से ये इंसिडेंट होकर वापस इसी मीडियम, अगर मैं यहाँ से और इंक्रीज कर देता हूँ तो ये थ्रू बैक होकर वापस इसी मीडियम में जाती है। तो ऐसे फिनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, सेकंड क्वेश्चन ये था कि लेंस मेकर फॉर्मूले को प्रूव करना था, और लेंस मेकर फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले तुमको लेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, और वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस मेकर होता है, ठीक है। लेंस के दो सरफेस होते हैं, यहाँ अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो फर्स्ट इमेज फॉर्म हुई तुम्हारी कहाँ पर, C1 पर, यहाँ पर I1 पर, ठीक है। और जो फाइनल इमेज, अब इस वाले सरफेस के लिए जो इमेज बनेगी, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, उसको बेटो नाम, तो जो 1 की जो इमेज बनेगी, बस यही समझने वाली काम है यहाँ पर। 1 की जो इमेज बनेगी यानी कि I1, वो सेकंड के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। बस तुमको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी तो तुमको लेंस फॉर्मूला का यूज में करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अब ये कर्व्ड सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस के लिए जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ2 अपॉन में v माइनस का μ1 अपॉन में u। ये फॉर्मूला तुमने कहीं पढ़ा होगा। ये रिफ्रैक्शन होता है थ्रू द स्फेरिकल सरफेस के थ्रू होता है वहाँ से, ठीक है। तो ये अपन ने अब अलग अलग सरफेस के लिए काउंट करना है। ये वाला देखो एक बार, ये रहा μ2 अपॉन में v1, μ1 अपॉन में u, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1। तो अगर अपन बात कर लेते हैं पहले सरफेस की, तो मैं पहला सरफेस बना देता हूँ इधर, यहाँ से ये अपना ऑब्जेक्ट था u, और अपन μ1 मीडियम से μ2 में जा रहे हैं, और ये अपनी I1 बनी थी यहाँ पर, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी v डैश, और यहाँ से तो वो रेडियस तो वो कितनी है, r, इसकी रेडियस है। तो μ1 अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा अपना v1, या v डैश ले लो तो ये v1 ले लिया इन्होंने यहाँ पर। फिर μ1 अपॉन में इसके लिए ऑब्जेक्ट तो यही होगा, तो ये हो गया, और μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 कर दिया। तो ये अपने फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड के लिए क्या लिखोगे बताओ, सेकंड के लिए जो v1 है वो v1 किसका वर्क करेगा, u का, ठीक है। और जो फाइनल इमेज बनेगी तुम्हारी v, वो तुम्हारी कहाँ बन जाएगी, वो v पर बन जाएगी। तो μ2 अपॉन में v, μ1 अपॉन में v1 कर दिया, और यहाँ पर μ2, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से कॉमन लेके उसको अपन कहाँ भेज देंगे, और इधर को ऐड करूँगा मैं, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो अपने पास ये वाली चीज़ निकल के आ गई। ये तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा होता है, क्या निकल के आया, दोनों को ऐड करने के बाद ये निकल के आएगा 1 अपॉन में f
1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और इक्विवेलेंट में हो जाएगा तुम्हारे पास 1/r1 माइनस 1/r2। ये तुम्हारे पास लेंस वेक्टर फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तुमको ध्यान रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसका डायग्राम की प्रैक्टिस ढंग से करना है। रे ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होता है। और एक ये अभी जो लिखा था अपन ने μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू क्या चला था μ2/v माइनस का μ1/v, इससे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं रे ऑप्टिक्स से, बड़े वाले क्वेश्चन से। 7 चैप्टर से मैंने बता दिया था तुमको LCR और पावर इन AC सर्किट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चांसेस रहेंगे तुम्हारे आने के। 4 चैप्टर है, वहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से एम्पियर्स लॉ बनता है, एक बायो-सावर्ट लॉ बनता है, और एक तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम यहीं से ही रिपीट हो जाता है, ध्यान रखना, बायो-सावर्ट और एम्पियर से रिपीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2024 का क्या था, मॉडल पेपर था। इसको एक बार देखना, और इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन है, जैसे एम्पियर आ गया है, एम्पियर इसमें आ गया है, तो सोचना कि इस बार बायो-सावर्ट आएगा। ठीक है, हो सकता है वो रिपीट हो जाए वापस, तो उस तरीके से लिंक करके देखना, तुमको आइडिया लग जाएगा। और तुमको देख लेना, तुम एक बार PYQ तो देखो, एक बार मैंने तुमको करवाए भी है, PYQ देखो, तुमको खुद को पूरा पेपर पता चला जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो एनालिसिस करो, स्मार्ट स्टडी करो हार्डवर्क के साथ साथ, तो तुमको काम आएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको देखना। ठीक है, और बाकी पढ़ाई करो। थैंक यू।